बीके मल्टीपर्पज़ कॉर्नर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको इस वीडियो को यूज़ कैसे करना है उसका मैं सबसे पहले आपको तरीका बता देता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जिस सेक्शन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो हिस्ट्री का सेक्शन है, जो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड है। और ये इसका पार्ट फर्स्ट है, यानी इसके मैं आपको 10 पार्ट निकालूंगा। यानी प्रत्येक पार्ट में आपको वीडियो को सुनना है। एवरी डे आधा घंटा सिर्फ आपको देना है। इसमें आपके पूरे हिस्ट्री के चैप्टर जो हैं आपके कमांड हो जाएंगे। और ये जो मैं हिस्ट्री का चैप्टर ले रहा हूँ वो एनसीईआरटी का 6 to 12 स्टैंडर्ड के नए सिलेबस के पैटर्न के ऊपर जो मेन पॉइंट्स हैं उसी मेन पॉइंट्स का मैं डिस्क्रिप्शन करने वाला हूँ। और ल्यूसेंट जीके से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं वन लाइनर, यानी ल्यूसेंट जीके के वन लाइनर और एनसीईआरटी के मेन पॉइंट जो 6 to 12 के टॉपिक हैं उसी टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो वीडियो है इसका मेन सेगमेंट है मिशन आईएएस पीसीएस मास्टर वीडियो, यानी ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप में कारगर सिद्ध होगा। चाहे वो एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का हो या यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये हिस्ट्री का जो चैप्टर है, हिस्ट्री के जो नोट्स हैं, ये जो वन लाइनर सेगमेंट जो हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बीच बीच में बहुत सारी बातें हम आपको समझाता भी चलूँगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आपको रीड करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इसे सुनने की कोशिश कीजिए। यानी मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि ल्यूसेंट जीके को आप कैसे कमांड करेंगे, एनसीईआरटी के 6 to 12 के बुक्स को आप कैसे और कितने अच्छे तरीके से आप कमांड कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे 1 to 10 जो 10 इसके पार्ट हैं, प्रत्येक पार्ट को डेली आधा घंटा टाइम निकालना है और आधा घंटा हेडफोन लगा करके सुनना है। अगर आप हेडफोन नहीं लगाना चाहते तो आप यूं ही स्क्रीन से आप डायरेक्टली सुन सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपको सिर्फ ध्यान से आधा घंटा कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनना है। और ये जो सेगमेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने हिसाब से सक्सेसफुल है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी 6 to 12 के बुक से ही पूछे जाते हैं। ल्यूसेंट के जीके अपने आप में बहुत अच्छी बुक्स हैं जिसमें मैं आपको वन लाइनर डिस्कस करूंगा और एनसीईआरटी 6 to 12 के जो सेगमेंट है उससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो मैं प्रत्येक पार्ट्स का डिस्कशन करूंगा। आज जो हमारा चैप्टर है 1857 का रेवोल्यूशन, तो 1857 के रेवोल्यूशन से रिलेटेड जीके में जो वन लाइनर है वो डिस्कस करूंगा और जो एनसीईआरटी में 6 to 12 के जो वन लाइनर हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, जो आपके इन सभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हमारी वीडियो को आप बिल्कुल बारीकी तरीके से देखिए और बारीक तरीके से सुनिए। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे बीके मल्टीपर्पज़ कॉर्नर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें कि जो भी इस तरीके के कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी अपने हिसाब से अच्छे तरीके से बेनिफिट हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 1857 की जो रेवोल्यूशन है वो कैसे हुई और क्यों हुआ और इसके क्या कारण थे और इसके क्या और कितने सारे इफेक्ट्स थे, समझ रहे हैं। ओके, 1857 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय किया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 क्रांति का मुख्य कारण बना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह में काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 10 मई 1857 यानी 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री
पार्मिस्टेन लिबरल थे। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 यानी 2.1 का रखा गया। बम्बई और मद्रास की सेनाओं का यह अनुपात कितना था? 5:2। ये सारे जो है ना बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए। बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया था और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ओके, अभी देखो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो इतिहासकारों का क्या क्या मानना है, तो मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूँगा और ये किस इतिहासकार ने खास तौर से कहा है उसे मैं बताऊँगा। ओके, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। एक्चुअली में जीके का रिलेशन क्या होता है ना, सुनने से होता है। तो आप ल्यूसेंट बुक तो आप देखते हो, एनसीईआरटी की बुक्स भी देखते हो, लेकिन क्वेश्चन होता है उन सारे बुक्स को कौन उन सभी पॉइंट्स को सरसरी निगाह से देखता और पढ़ता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे सुनने के लिए तो ये आपके लिए मेमोरी के लिए भी ज़्यादा बेटर होगा और आप इसे लॉन्ग टाइम तक अपने स्मरण शक्ति में आप रख सकते हो। इसलिए मैं ये ऑडियो का सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। पहले हमारे जितने भी सेक्शन थे रिटन थे, लेकिन अभी जो मैं ऑडियो का सेक्शन कर रहा हूँ तो इस ऑडियो के सेक्शन करने का मेन पर्पस यही है कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ये बना रहेगा। चलिए हम कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं और ये स्टेटमेंट कौन से इतिहासकार ने कहा था इसे देखिए। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़राइली ने कहा था। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। ये किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं शीले ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर इन दोनों ने मिलकर कहा था। ये सारे इतिहासकार हैं। ओके, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रिज का कहना था। ओके, चलिए आगे हम कुछ और स्टेटमेंट बोल देते हैं। उस स्टेटमेंट में आप देख लीजिए कि किस किस इतिहासकार ने इन सभी स्टेटमेंट को कहा था। चलिए अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो बहादुर शाह जफर थे इसमें इस 1857 की महान क्रांति का जो मुख्य केंद्र कौन कौन सा था और उस मुख्य केंद्र के जो नायक थे वो कौन कौन से नायक थे, इसकी बात हम करते हैं। अगर दिल्ली केंद्र था तो उसके मेन नायक थे बहादुर शाह जफर। अगर कानपुर था तो नाना साहब, लखनऊ था तो बेगम हजरत महल, अगर झांसी थी तो रानी लक्ष्मीबाई, अगर इलाहाबाद था तो लियाकत अली, और जगदीशपुर था तो कुंवर सिंह, और बरेली था तो खान बहादुर खां, और फैज़ाबाद था तो मौलवी अहमद उल्ला, और फतेहपुर था तो अजीम उल्ला। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि 1857 की महान क्रांति का केंद्र कौन था और वहाँ के नायक कौन थे। चलिए हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला अंग्रेजी विरोध संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी ध्यान में देने की बात है। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किनके द्वारा शुरू किया गया था? सन्यासियों के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में किया गया है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था? डफरिन ने। और कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। और नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर कोई बोलता है कि धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो नौरोजी दत्त और वाचा ने।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इसको ध्यान में रखने वाली बात है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। ये जो दिन है बंगाल में शोक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। अगर हम स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो मैं ल्यूसेंट जीके और एनसीईआरटी के बुक से ले रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये एनसीईआरटी जो नया वाला एनसीईआरटी है, मैं उसी के मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपना समय उसे पढ़ने में व्यर्थ ना गवाएं। आप इस ऑडियो को डेली आधा घंटा आप सुनिए, हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। चलिए आगे का हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के माडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। ये बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक यात्रा है। अगर हम ये बात करते हैं कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आगे का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रेंड एवं यर्स्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों में मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई थी। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सन फ्रांसिस्को से बम बनाना सीखा। तो ये सारे मेन पॉइंट्स आ रहे हैं जो 1857 से इंटर रिलेटेड हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय जो है तिलक को जाता है।
और ये तिलक के जो पत्र है, केसरी ने ये काम बहुत आसानी से किया था। और ये जो केसरी जो लिखा जाता था, केसरी के जो पत्रिका थी, लिखने की जो लैंग्वेज थी, वो कौन सी लैंग्वेज थी? मराठी लैंग्वेज थी। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया, जो आज की तारीख में महाराष्ट्र का बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन फेस्टिवल माना जाता है। वैलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। इन सारे मेन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर से जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 18 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अगर हम कुछ खुदीराम बोस की कुछ यात्रा की बात करें तो खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। ये सारे मेन पॉइंट्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके सदस्य थे और इसके अध्यक्ष भी वही थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। ये ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कानहारे ने जंक्शन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार की जो घोषणाएं थी वो मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल विभाजन रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा इसी में की गई थी। यानी 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, लाल मुकुंद, बाल मुकुंद, वसंत कुमार, हनुमंत और बलराज। आगे का पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। ध्यान दीजिएगा, 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों की एकता हो गई थी। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु
1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडले को लीग का सचिव बनाया गया। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहने लगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में हुआ। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिसमें शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। तो ये राजकुमार शुक्ल के बारे में कही गई थी। चंपारण विद्रोह का कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना था, ये भी ध्यान दीजिएगा। चंपारण विद्रोह का कारण अंग्रेजों की 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग की समाप्त करने की घोषणा की। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली ट्रस्टी होती है। ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें ल्यूसेंट के बुक में, ये सारी चीज़ें आपको NCERT 6 to 12 की बुक्स आप निकाल लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो ऑडियो का वर्जन है ये आपको नहीं मिल पाएगा, ये आप ध्यान में रखिए। यहाँ इसलिए मैं ऑडियो बना रहा हूँ कि आप जितना सुनकर समझ सकते हैं, जितना सुनकर अपनी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उतना आप पढ़कर नहीं बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो डेली सुनना है, ये इसकी आपको आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को डेली सुनने की आदत बना लेते हैं तो हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन से आपका छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है आपसे। तो इसीलिए आपको अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि ये तो सारी चीज़ें ल्यूसेंट में दी हुई है, ये तो सारी चीज़ें NCERT के 6 to 12 के बुक्स में दी हुई है, तो हम क्यों सुने। नहीं, ये ऑडियो वर्जन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस ऑडियो वर्जन को आप एक्सेप्ट कीजिए कि यही तरीका है इन दोनों बुक्स को अच्छे तरीके से कमांड करने का। पढ़ने को मैंने भी काफ़ी टाइम से ल्यूसेंट NCERT कमांड किया है, लेकिन कमांड इन्हीं प्रोसेस से होता है। तो आपको ये मान के चलना है कि ये ऑडियो वर्जन इस वीडियो का आपको सुनना है डेली आधा घंटा। चलिए हम आगे का पॉइंट्स लेते हैं। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं चलाया था। अभी देखो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। मतलब क्या हो गया, 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। और रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 में। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट के नियम में बने हुए थे। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवा दी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था।
शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। चलिए आगे का हम लोग मेन पॉइंट्स देखते हैं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट, 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। मैं कुछ यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, जिनको पंडित जी के नाम से जाना जाता था, इनका पूरा नाम जो था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। जन्म स्थान भावरा, झाबुआ जिला में। जन्मतिथि 23 जुलाई 1906 को हुई थी। पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता जो थी जगरानी देवी थी। और इनका जो शहीद स्थल था अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी जो शहीद की स्थल है वो कहाँ थी? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। और इनकी जो तिथि थी 1931 यानी 1931, 27 फरवरी 1931। और जो इन्होंने जो बहुत सारे जो संगठन में जो पार्टिसिपेट लिया था, वो नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने ये पार्टिसिपेट भी किया था और इनका संगठन भी इन्होंने ही किया था। ये आप ध्यान में रखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी को मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत थे। कौन थे? 1922 में जो मेवाड़ भील आंदोलन हुआ था, उसके नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। तो आज के सेक्शन में हम लोग इतना ही पॉइंट्स रखते हैं। बाकी के जो मेन पॉइंट्स हैं ल्यूसेंट जी के और हिस्ट्री से ही रिलेटेड, अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे मध्यकाल भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास भी शुरू करेंगे। तो आप हमारे 1 to 10 पार्ट्स जो हैं, आप उस पार्ट्स को आप बिल्कुल देखिए। अपने दिमाग में आपको ये बिल्कुल नहीं रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको ल्यूसेंट के बुक में मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको NCERT 6 to 12 के बुक्स में ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जितना आप मेमोरी का स्ट्रेंथ आप सुन कर के कर सकते हैं, उतना आप पढ़ कर के नहीं कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिलैक्स होकर के बैठना है। जब भी आपको खाली टाइम मिले, इस वीडियो को आपको शुरू कर देना है और चुपचाप आपको ध्यान से हेडफोन लगा करके या ऐसे ही विदाउट हेडफोन अगर आप अच्छे तरीके से सुनते हैं तो आप उस चीज़ को आप सुनिए और बिल्कुल अपने दिमाग में सिर्फ मनन कीजिए। और आपको कुछ नहीं करना, आँख पर प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ओके। तो इसी तरीके से आपका ल्यूसेंट जीके और एनसीईआरटी का जो आपका 6 to 12 तक का जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो ख़त्म होगा। हम धीरे धीरे हम सारे पोर्शन करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, इंडियन पॉलिटी भी करेंगे, और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो सेक्शन है वो भी करेंगे, और जनरल नॉलेज के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सारे चीज़ को लेंगे, और पर्यावरण से जो संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके। तो आप हमारी जो वीडियो को है आप बिल्कुल ध्यान से आप सिर्फ देखते रहिए। हम आपको एक पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, समझ रहे हैं ना। आप एग्ज़ामिनेशन, आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या किसी ऐसे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज की अपने आप में उपयोगिता, जनरल नॉलेज को प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसके लिए ये जो आपको वीडियो वर्शन ऑडियो सेक्शन है ये आपको बहुत ही काम देगा। ओके। तो हमारे वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ, और इसका जो टोटल हम 10 to 12 पार्ट्स निकालेंगे हिस्ट्री का, आप उसे ध्यान से सुनिए। इसमें हम ल्यूसेंट जीके के मेन पॉइंट्स, वन लाइनर, और एनसीईआरटी 6 to 12 के मेन पॉइंट्स हम इतना ही लेते हैं। इससे ज़्यादा आप जीके कमांड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपसे उतना कमांड हो नहीं पाएगा। हमारा एक ही प्रिंसिपल है, रीड 1 book 10 times इज़ बेटर देन 10 books 1 time। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ओके। तो अगर हमारा ये जो चैनल है आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप बिल्कुल एक तरीके से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके। तो आज के वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके। चलो।